लोग बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, हर 2 दिन में लोग कुछ थोड़ा सैड होते हैं तो डिप्रेशन बोलते हैं। तो अक्सर ये चीज़ इंटरचेंज करके बोलते हैं, सैडनेस को डिप्रेशन बना देता है। लो फील करना और डिप्रेस्ड होने में फ़र्क होता है। तो मेंटल इलनेस में भी सिम्टम्स शो होते हैं बहुत पहले से ही। बस वो चीज़ ये है कि हम लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है चीज़ों को देखने का या फिर सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने का। दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मेंटल इलनेस है या फिजिकल इलनेस है। तो जब तक वो ऑनसेट हो जाता है उस प्रॉब्लम का, तब तक ऑलरेडी वो इलनेस में कन्वर्ट होके ही फिर हम लोगों के पास आता है। ओवरथिंकिंग इज़ इट अ गुड थिंग फॉर पीपल या बुरी या अच्छी बात है? अब ओवरथिंकिंग जैसे हम लोग सोचते हैं, कभी कभी तो हम लोग जब ओवरथिंकिंग का नाम भी लेते हैं तो इट बिकम्स अ नेगेटिव वर्ड फॉर अस, राइट? कि ओवरथिंकिंग, ओह माय गॉड, इट्स अ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है। ओवरथिंकिंग दो तरीके के होते हैं। एक हो गया आपका स्ट्रेस, हर कोई बोलता है कि स्ट्रेस मत लो, हाँ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि स्ट्रेस का एग्जिट डोर कहाँ है। एंड स्ट्रेस इन अ वे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर बॉडी, हेयर फॉल, गेटिंग बॉल्ड या एंड बहुत हिडन इम्पैक्ट्स है जो नेगेटिवली राइट इम्पैक्ट करता राइट है। राइट। तो मैम, क्या ये चीज़ सच है और लोग ब्रेकिंग पॉइंट पे आते हैं आपके पास? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट्स से 90% ऑफ द टाइम। एक ही गाना याद आ जाता, अगर एक ही जगह एक ही इंसान याद आ जाता तो बिखर जाते फिर से। तो ब्रेकअप के बाद इजीली लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं? ब्रेकअप के बाद इजीली लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं? अब ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो बहुत गया। लोग फंसे हुए हैं हाँ अभी भी। हाँ हाँ। सी हाय एवरीवन, एक फिर से नए पॉडकास्ट में आ चुके हैं। मेरा नाम जॉय है और आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ हैं, दीक्षिता मैम के साथ। शी इज़ अ वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट एंड शी इज़ अ वेरी रिनाउंड वन, एंड दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट देखना चाहते हो एंड लंबे समय के लिए एक अच्छा पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। बने रहिए अंत तक। सबसे पहले तो मैम, स्वागत है आपको इस थैंक यू पॉडकास्ट सो में। मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो कि है मेंटल इलनेस। क्या होता है मेंटल इलनेस और ये क्यों होता है मैम? सो नाउ जब हम लोग मेंटल इलनेस बोलते हैं, तो मेंटल इलनेस जैसे हम लोग नॉर्मल बीमारी जिसको बोलते हैं, राइट? बॉडी में आपका डायबिटीज़ है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, वो एक बीमारी हो गया। बट व्हेन इट्स अबाउट आवर माइंड, अगर मेंटली आप साउंड नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को फिर वो जब बढ़ते जाता है तो वो मेंटल इलनेस में फॉर्म होते जाता है, राइट? सो राइट टाइम पे अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हो तो शायद वो इलनेस में कन्वर्ट ना हो, लेकिन अगर राइट टाइम पे आप हेल्प नहीं ले रहे हो तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इट माइट टर्न इनटू समथिंग क्रॉनिक या फिर डेडली या फेटल भी हो सकता है कभी कभी इन सम केसेस। सो मैम, एक चीज़ मुझे जानना है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? लोगों के पास, लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस का एक फॉर्मूला है कि गाड़ी आ जाएगा तो शायद हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोग एंग्जाइटी से शिकार बन जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। क्या ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कोई डिफरेंस है? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है इनफैक्ट, क्योंकि एनजाइटी, अगर जब आप एनजाइटी के बारे में बोलोगे तो इट्स मोर अबाउट एक घबराहट वाला फीलिंग, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, फिजिटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है? कि आपको हमेशा ऐसे लगता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न बन जाता है। हम लोग को हमेशा लगता है कि कुछ ख़राब होने वाला है। देयर इज़ ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ फियर इन आवर हेड कि कोई चीज़ ख़राब ही होगा, या ऑलवेज वी आर ऑन द गो ऑफ थिंकिंग समथिंग विच इज़ ऑन अ नेगेटिव एस्पेक्ट। डिप्रेशन आपका हो गया सैडनेस, राइट? सैडनेस, वेरी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सैडनेस। अभी डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान बहुत टाइम तक सैड है या फिर 2-3 महीने और लेट्स से 2-3 हफ्ते तक कोई सैड है, वो सिचुएशनल भी हो सकता है। नेसेसरी नहीं है कि उसको डिप्रेशन ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में, कुछ चीज़, कोई सिचुएशन आपके हिसाब से काम नहीं किया, राइट? तो तब हम लोग को क्या होता है, तब दुख होता है, राइट? सो दैट इज सैडनेस। लेकिन उसको हम लोग डिप्रेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल टर्म। अनटिल एंड अनलेस आपका कोई डॉक्टर ने डायग्नोस किया हुआ है, तब तक आप डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका हो गया एनजाइटी। एनजाइटी इज़ समथिंग दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस। एक जो डर वाला फीलिंग होता है, नर्वसनेस होता है, आपको इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब आपको जो नर्वसनेस फील होता है, तो दैट कुड ऑल्सो बी अ एंक्शियस फीलिंग इनसाइड ऑफ यू। बट
for it to become an anxiety disorder, again, that requires clinical, diagnosis. ओके सो लोग बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, हर 2 दिन में लोग कुछ थोड़ा सैड होते हैं तो डिप्रेशन बोलते हैं, तो अक्सर ये चीज़ इंटरचेंज करके बोलते हैं, सैडनेस को डिप्रेशन बना देते हैं। हाँ, अभी देखिए जैसे हम लोगों ने एंजाइटी को इतना नॉर्मल वर्ड बना दिया है, राइट? लोगों के सामने हम लोग तो बोलते हैं हम आई एम वेरी एंग्शियस, आई एम ऑल द टाइम इन एंजाइटी, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो सिमिलरली डिप्रेशन भी ऐसा हो गया है कि कोई अगर इंसान बहुत टाइम तक सैड है, या फिर आज भी मुझे कुछ इंसिडेंट हो गया मेरे लाइफ में, कोई बैड न्यूज़ मिल गया या फिर कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो हम लोग सैड हो जाते हैं इमीडिएटली, राइट? लो फील करना और डिप्रेस्ड होने में फ़र्क होता है। अभी आप अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने तक कांस्टेंट सैडनेस से गो थ्रू कर रहे हो, कांस्टेंट सैडनेस है, कांस्टेंट लो, हाँ, एकदम आपको कुछ भी करने का मन नहीं है, आपका बिहेवियर चेंज हुआ है लोगों के प्रति, फिर आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है लोगों के साथ, विड्रॉल, सोशल विड्रॉल हो चुका है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है अगर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली रहता है एक इंसान में और 6 महीने के लिए रहता है, तो फिर हम उसके बाद डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं कि इस इंसान को डिप्रेशन है क्या। बट नॉर्मली अगर आप हम लोग ये सेम चीज़ स्कूल में भी बताते हैं, राइट? टीचर्स को भी बताते हैं, या फिर जहाँ पे भी हम लोग काम करने भी जाते हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, कहीं पे भी व्हेनेवर वी आर गिविंग आउट द ट्रेनिंग, हम लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन इज़ वन वर्ड यू कैन नॉट बी यूजिंग सो लाइटली, क्योंकि इट्स अ क्लिनिकल प्रॉब्लम। ये नॉर्मल ऐसे रोज़ बोलने वाली बात नहीं होती है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करोगे लोगों में, अगर आप कोई चीज़ अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोल रहे हो ना, तो आपको वो फीलिंग महसूस होना भी शुरू हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में बहुत दुख है, आई एम गोइंग थ्रू सो मच, कॉन्स्टेंटली अगर वही चीज़ अपने आप को बोल रहे हो, तो आपका पैटर्न ऑफ थिंकिंग भी वही बनते जाता है फिर, राइट? सो दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस। एंड हाँ, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी लाइट वर्ड्स नहीं है, तो हम लोग को जब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत थॉटफुली, माइंडफुली यूज़ करना चाहिए ये सारे टर्म्स। ओके या तो मैम ये जो आपने बात करी डिप्रेशन के बारे में, तो क्रॉनिक डिप्रेशन और नॉर्मल डिप्रेशन ऐसा कुछ करके फ़र्क है? और हाँ, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन आपका जो होता है उसको क्रॉनिक डिप्रेशन बोलते हैं, राइट? आपका एक डिप्रेशन होता है कि 6 महीने तक बिकॉज यू गॉट डायग्नोस्ड, 6 महीने के बाद आपका डायग्नोसिस हुआ कि आपको डिप्रेशन है, राइट? दैट इज़ क्लिनिकल डिप्रेशन। तो उसमें क्या होता है, विद ट्रीटमेंट, विद साइकोथेरेपी, विद मेडिकेशंस, वो प्रॉब्लम कभी कभी सबसाइड हो जाता है लोगों में, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई 6 महीने में रिकवर कर जाए, कोई 1 साल में रिकवर कर जाए। लेकिन क्रॉनिक डिप्रेशन इज समथिंग कि अगर एक इंसान को डिप्रेशन है ही, या फिर 2-3 साल से होता ही आ रहा है, रिलैप्स होते ही जा रहा है, राइट? मेडिकेशन ले रहे हैं, साइकोथेरेपी ले रहे हैं, फिर भी उनको बार बार वो सेम फीलिंग आते रहता है, बार बार वो सारे सिम्टम्स दिखते रहते हैं, तो दैट बिकम्स क्रॉनिक डिप्रेशन। तो यू मीन टू से दैट अगर किसी को आते रहते हैं तो उसमें अर्ली ट्रीटमेंट भी डायग्नोसिस के साथ हाँ, देयर इज ऑलवेज अ चांस, बिकॉज जैसे हम लोग का फिजिकल इलनेस जो होता है, अभी आपको डायबिटीज़ अगर है तो उसके सारे सिम्टम्स पहले ही शो करना शुरू कर देगा, राइट? तो मेंटल इलनेस में भी सिम्टम्स शो होते हैं बहुत पहले से ही, बस वो चीज़ ये है कि हम लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है चीज़ों को देखने का या फिर सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने का। दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मेंटल इलनेस है या फिजिकल इलनेस है। तो जब तक वो ऑनसेट हो जाता है उस प्रॉब्लम का, तब तक ऑलरेडी वो इलनेस में कन्वर्ट होके ही फिर हम लोग के पास आता है। ओके तो अर्ली सिम्टम्स इसके क्या होते हैं डिप्रेशन के? डिप्रेशन के अर्ली मोस्ट फाउंड सिम्टम्स तो आपका एक हो गया सैडनेस, ठीक है? लोगों से बात करने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ाहट होता है। हाँ, चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी हो सकता है, फिर कांस्टेंट मे बी आर्ग्यूमेंट भी लोगों के साथ आपका हो रहा है, राइट? हाँ, बेवजह भी हो सकता है, या आपको हमेशा लगता है कि कोई दूसरा इंसान आपको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, राइट? और आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि आप ऐसे जोन में हो कि आपको आप कहीं पे भी जाओगे तो हमेशा आप अपने नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन को ही पोर्ट्रे करने के लिए जाओगे। तो एक खुद में ही एक बबल बन जाता है जहाँ पे लोग अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेते हैं। उसके वजह से वो आइसोलेशन के चक्कर में भी बहुत लोग दे टेंड टू बी सो सैड एंड लो ऑल द टाइम कि बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्लीप, ये सारे सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स। तो जेनेटिक भी होते हैं डिप्रेशन? हाँ, जेनेटिक होता है। एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस हैज़ जेनेटिक, माइट हैव जेनेटिक रीजंस टू इट। हमेशा होता होगा ऐसा कोई से वो स्टेटेड नहीं है, लेकिन हो सकता है जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी है, ये फैक्टर है बहुत बड़ा। ओके लोग इमोशनल या मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं है, अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है,
कि लोग थोड़ा ध्यान रखने लगे हैं उन चीज़ों को, लेकिन आपके जो प्रोफेशन में है, हाँ। जो भी आप अभी आज की डेट में जिस प्रोफेशन में हो मैम, उसमें आपने कितने कॉमन मिस्टेक्स देखे जो लोग जस्ट ऐसे ही ले लेते हो और अवॉइड करते रहते हैं बहुत ज़्यादा? सबसे बड़ा आप देखिए, अगर प्रोफेशनली बोला जाए तो लोगों को हमेशा एक एक्सपीरियंस रहता है कि मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है, मुझसे काम नहीं हैंडल हो रहा है, स्ट्रेस नहीं हैंडल हो रहा है, फिर भी मेरे पास बहुत सारे डेडलाइंस है, प्रायर वर्क कमिटमेंट्स है, उसको पूरा करना ही करना है। तो उसके चक्कर में लोग अपने आप के मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़, सो इट टेक्स अ बैक सीट, विच इज़ समथिंग हम लोग इतना इग्नोर इतने हद तक कर लेते हैं कि एक टाइम पे जाके फिर वो बर्स्ट आउट हो जाता है। इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ, आपने देखा होगा कभी वायलेंट आउटबर्स्ट हो गया, लोग गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, राइट? हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सारा क्या है, एक्यूमुलेट होते जाता है अंदर अंदर, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है जब होते जा रहा है। फिर एक टाइम के बाद आपको बिल्कुल ही फटीग, बिल्कुल ही यू आर सो रेस्टलेस, यू आर सो टायर्ड। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं बाद में जाके, उसको पहले भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप अवेयर हो कि हाँ, मेरा बॉडी फंक्शन नहीं कर रहा है ढंग से, या फिर मेरा माइंड फंक्शन नहीं कर रहा है। यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक इन बिटवीन। ओके। या सो मैम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी केसेस कोविड-19 के बाद देखा गया कि 25% तक बढ़ चुका है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WHO 2022। Yeah. एंड मेंटल हेल्थ बढ़ने के बाद आप कुछ एक्सपीरियंस देखा है, सबसे बड़ा चेंज क्या ऑब्जर्व किया है लोगों के बीच में आ गया है? ये तो एक आपने बताया कि चिड़चिड़ाहट होता है, लेकिन देखा जाए तो डेटा इतना ज़्यादा भी WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस भी आपने अलग इससे हटकर भी देखे हैं? पर्सनली मतलब मैंने क्या देखा है, पर्सनली एक तो आप देखिए वही प्रोफेशनलिज्म का मैंने जैसे बोला, बर्नआउट, क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आई हैव सीन। देन स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सिर्फ बच्चों में नहीं। हम लोग बोलते रहते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गया है, लेकिन इवन फॉर एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, एडल्ट, सबके लिए स्क्रीन टाइमिंग हैज़ इंक्रीज्ड। अभी हम लोग लोगों से ज़्यादा स्क्रीन से बात करते हैं, राइट? स्क्रॉलिंग करते हैं। हाँ, तो स्क्रीन से ज़्यादा बातें होती है, स्क्रीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो योर क्वालिटी और मी टाइम हैज समवेयर शिफ्टेड फ्रॉम टॉकिंग टू पीपल टू टॉकिंग टू अ फोन और वर्चुअल मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट विद पीपल, राइट? सो वो सारा एक मीडियम शिफ्ट हो चुका है, एक ये प्रॉब्लम हो गया। फिर आपका पेशेंस लेवल, लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है, रेजिलियंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दैट ऑल्सो इज सीन कि वो चीज़ बहुत कम होते जा रहा है। इट कुड बी ड्यू टू मेनी रीजंस, क्योंकि 2 सालों तक हम लोग अपने घर पे बंद थे, राइट? वी हैड नो एक्सेस कि बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोगों को सिर्फ वहीं पे रहना था, वहीं पे खाना था, वहीं से काम करना था, वहीं पे पूरा एक ज़िंदगी बन गया था। तो अभी जब उसको एक टाइम के बाद बंद करके लोग अपने आउटर वर्ल्ड में आए, जैसे कि फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो वो एक थोड़ा अभी भी एडजस्टमेंट चल रहा है लोगों का कि कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग। किसी का अगर वर्क फ्रॉम होम था पहले से, तो अभी वो वर्क फ्रॉम ऑफिस कैसे करेंगे, वो शिफ्ट एंड चेंज में थोड़ा लोगों को अभी थोड़ा ढलने में प्रॉब्लम हो रहा है। दैट कैन बी सीन प्रोमिनेंटली। एंड अटेंशन स्पैन पहले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले 7 सेकेंड्स का था, अभी और भी गिर रहा है जितना दिन जा रहा है। हाँ, आई मीन अटेंशन स्पैन तो वैसे भी लोगों में, जैसे मैंने बोला, पेशेंस, राइट? सो पेशेंस इज समवेयर रिलेटेड टू योर अटेंशन स्पैन। अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने लायक या फिर एक जगह पे स्थिर होके पेशेंस देने के लिए आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा। तो हाँ, डेफिनेटली द अटेंशन स्पैन हैज़ समहाउ डिक्रीज्ड इन पीपल, विच इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई कि लोगों का प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल हैज़ ऑल्सो somewhere been fluctuating, right? Okay. Yeah. So लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। So I mean, overthinking, is it a good thing for people, या बुरी या अच्छी बात है? अब ओवरथिंकिंग, जैसे हम लोग सोचते हैं, कभी कभी तो हम लोग जब ओवरथिंकिंग का नाम भी लेते हैं तो इट बिकम्स अ नेगेटिव वर्ड फॉर अस, राइट? कि ओवरथिंकिंग, ओह माय गॉड, इट्स अ प्रॉब्लम। या ऐसा नहीं होता है। ओवरथिंकिंग 2 तरीके के होते हैं। एक हो गया आपका जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर रहा है, मे बी आप स्ट्रैटेजिकली कोई चीज़ सोच रहे हैं, एनालाइज करके कोई चीज़ काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर ओवरथिंकिंग टेकिंग यू टू अ गुड साइड और गुड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ।
एक हो गया नेगेटिव ओवरथिंकिंग, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली कोई नेगेटिव थॉट को बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड कर रहे हैं, फ्लैशबैक्स आ रहा है, राइट? तो उसी फ्लैशबैक को लेके आप बार बार हर कोई सिचुएशन को एनालाइज करके फिर काम करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो ओवरथिंकिंग फिर आपके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, वो पॉजिटिवली कभी नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर काम को लेके स्ट्रेस है लेकिन आप स्ट्रेटेजाइज करके वो काम करना चाहते हो, तो वो ओवरथिंकिंग कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोडक्टिव है। लेकिन अगर नेगेटिव में चला जाता है या फिर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव जोन में चला जाता है, तो वो ओवरथिंकिंग फिर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है आपके लाइफ में। तो लोग तो काम कर रहे हैं, रात को सो नहीं पाते या फिर ओवरथिंक करते रहते हैं, एंड लोग ओवरथिंक करते करते काम में इतना डूब जाते हैं कि नींद भी नहीं आता रात को, स्लीपलेसनेस जो होता है। तो ये क्या बुरी बात में बोला जाता है या फिर अच्छी बात है ये चीज़ करना? स्लीपलेसनेस, हाँ। तो ओवरथिंकिंग, देखिए जैसे मैंने बोला, आपका एक जो प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग लेवल्स होता है उसमें आपको स्लीपलेसनेस या फिर टायर्डनेस ये इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन आप अगर कोई चीज़ बार बार सोच के अपना दिमाग ही ख़राब कर रहे हो, तो फिर इन अ वे दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर स्लीप, इफेक्ट योर एपेटाइट। आपको खाने का भी कभी कभी मन नहीं करेगा, क्योंकि वो थॉट कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में रन हो रहा है, राइट? तो हाँ, वो डेफिनेटली स्लीप हो गया, एपेटाइट हो गया, वेट हो गया, हर चीज़ में इफेक्ट करता है। तो लोग इफेक्ट करता है उस चीज़ से, लोग सोचते हैं कि नींद नहीं आ रहा है तो थोड़ा ठीक है काम कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, तो ये चीज़ भी फिर एंग्जाइटी को बढ़ाता रहता है। हाँ, डेफिनेटली यू हैव कॉफ़ी और टी एट नाइट बिकॉज यू वांट टू वर्क मोर। तो वो चीज़ देखिए, हम लोग का एक बायोलॉजिकल सेट पैटर्न होता है दिमाग में, राइट? हम इवन आवर ब्रेन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ शट डाउन पीरियड, सर्कैडियन साइकिल। हाँ, क्योंकि वो स्लीप क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज सो दैट हमारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए ऑफ होके रीस्टार्ट होके रीजुविनेट होके फिर से काम पे लगे। अगर आप उसी में डिसरप्शन क्रिएट करोगे तो फिर डेफिनेटली आपका माइंड फंक्शनिंग तो ठीक से नहीं चलेगा, राइट? तो स्लीप, जो कोई भी लोग सोचते हैं कि 2-3 घंटे के स्लीप में आज फंक्शन कर रहे हैं, बाद में भी कर लेंगे, बाद में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आ सकते हैं। शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो 8 घंटे का जो मिनिमम स्लीप है वो इंसान को लेना ही चाहिए। चाहे आप अपना रूटीन ऐसे सेट करो कि आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का स्लीप मिले, लेकिन उससे नीचे का हेल्दी नहीं होता है या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके फिर काम पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल, सब चीज़ में इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ स्पाइरल होके सब कुछ बढ़ाता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करता है, स्ट्रेस आ जाता है और भी बढ़ जाता है। डेफिनेटली, या स्ट्रेस, हर कोई बोलता है कि स्ट्रेस मत लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि स्ट्रेस का एग्जिट डोर कहाँ है। एंड स्ट्रेस इन अ वे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर बॉडी, हेयर फॉल, गेटिंग बॉल्ड, एंड बहुत हिडन इम्पैक्ट्स है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो मैम, क्या ये चीज़ सच है और लोग ब्रेकिंग पॉइंट पे आते हैं आपके पास? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट्स से 90% ऑफ द टाइम ब्रेकिंग पॉइंट पे ही आते हैं। स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस भी, अब जब ये वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस जस्ट लाइक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस भी आप जब सोचोगे वो वर्ड आपको कोई नेगेटिव मैसेज ही दे रहा है। हम लोग जब स्ट्रेस बोलते हैं तो हम लोग अच्छा चीज़ कुछ सोचते हैं क्या स्ट्रेस के बाद? नहीं सोचते हैं, मोस्टली नेगेटिव कुछ सोचते हैं, राइट? अभी स्ट्रेस भी 2 तरीके का होता है, जस्ट लाइक ओवर थिंकिंग, इट्स गुड एंड बैड स्ट्रेस। जो गुड स्ट्रेस होता है उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, जो पॉजिटिवली आपको डायरेक्ट करता है। एंड एक होता है आपका डिस्ट्रेस, विच इज़ द नेगेटिव स्ट्रेस, जो चीज़ आपको शायद आपकी तबीयत खराब होगी या फिर आपका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं रहेगा, तो वो सारी चीज़ों को अनस्टेबल करता है। तो दैट इज़ योर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, राइट? अभी स्ट्रेस लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं वो एक इंसान की इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर पा रहे हो अपने आप का, तो फिर आपका स्ट्रेस हमेशा बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर वर्क, योर पर्सनल लाइफ, योर एंटायर वेलबींग, यू नो। एंड अगर आप स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेके अपने आप को पुश करके, मोटिवेट करके काम कंप्लीट कर रहे हो, तो फिर वो स्ट्रेस आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा हमेशा। जैसे आपने देखा होगा, कोई मीटिंग, किसी एक इंसान का लेट्स से नेक्स्ट डे मीटिंग है और वो इंसान अच्छे से प्रिपेयर्ड है, लाइक वो स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है, लेकिन फिर भी ही इज़ कंप्लीटिंग ऑल हिज वर्क एज पर डेडलाइन, सब कुछ अपना काम ऑर्गेनाइज करके सब खत्म किया हुआ है। तो नेक्स्ट डे के लिए वो स्ट्रेस भी अगर है तो वो पॉजिटिवली उस इंसान को मोटिवेट कर रहा है, राइट? और एक स्ट्रेस है कि कल मीटिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, कैसे होगा, क्या होगा, उस चक्कर में आपका काम भी खत्म नहीं होता है, डेडलाइंस नहीं मीट होता है, राइट? तो
ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है कि एग्जिट डोर, कि स्ट्रेस का कोई एग्जिट डोर है, बट आप स्ट्रेस को जितना पॉजिटिवली अपने लाइफ में ले पाओगे या फिर अपने आप को समझाओगे कि ये स्ट्रेस जो है वो टेम्परेरी भी है, जब ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा या ओवर हो जाएगा तो इमीडिएटली द स्ट्रेस विल ऑल्सो गो अवे। तो उसके लिए लेकिन यू नीड टू बी वेरी इमोशनली स्टेबल। अगर आप अपना खुद का इमोशनल रेगुलेशन ढंग से नहीं कर पाओगे तो फिर आप अपना स्ट्रेस को भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो तभी उसी चक्कर में हम लोग के पास वो ब्रेक डाउन पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे उनसे नहीं हैंडल हो पा रहा है अब स्ट्रेस। ओके सो इसमें एक्सट्रीम पैनिक अटैक भी होता होगा? हाँ, होता तो है। ये कैसे होता है? ये इसी चीज़ की वजह से होता है या फिर कुछ अलग भी रीजन है इसके? पैनिक अटैक नॉर्मली देखिए, पैनिक अटैक हैज़ टू बी द एक्सट्रीमिस्ट, एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट में जो चीज़ होता है मे बी वो पैनिक अटैक होता है, राइट। बिगिनिंग शुरू होता है कि एक इंसान को घबराहट हो रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, उस चीज़ को वो लोग बहुत ज़्यादा बिगिनिंग फेज में इग्नोर कर रहे हैं। उनसे मतलब उनको ये लगता है कि ठीक है सिचुएशनल है, ख़त्म हो जाएगा, राइट। वो बिल्डअप होते जाता है, एवरी टाइम दे फेस द सिमिलर सिचुएशन वो चीज़ फिर से बिल्डअप होता है, राइट। तो कभी कभी हम लोग को वो साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी का भी समझना ज़रूरी है, नहीं तो वो बाद में कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। अब कोई ऐसा पॉइंट आ गया कि आपको जिस सिचुएशन से डर लगता है उसका 10x मोर डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने है, तो आप कैसे अपने आप को रेजिलियंट बनाओगे या कैसे उस सिचुएशन को कोप करोगे, है ना। तो उस ड्यूरेशन में बहुत लोगों का क्या होता है, एंजाइटी बिल्डअप इतना ज़्यादा हो जाता है दैट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ अ पैनिक अटैक, जो हम लोग बोलते हैं। पैनिक अटैक मेनली तब है जब बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि कोई गले में दबा के बैठा हुआ है, राइट। एंड सिचुएशंस वेयर उनका हाथ वगैरह या फिर पैर वगैरह सब स्वेटी हो जाता है, राइट। बहुत पसीना आने लगता है, आपको ऑलमोस्ट ऐसे सिमिलर सिम्टम्स होते हैं टू अ हार्ट अटैक, right, almost similar kind of situation of how you might feel when your entire body is not aligning properly. तो लेकिन पैनिक अटैक और उसमें हार्ट अटैक में बहुत डिफरेंस है, राइट। पैनिक अटैक आपका अगर कोई अच्छा इंसान या फिर कोई राइट इमीडिएट हेल्प आपके आसपास है तो वो चीज़ ना इमीडिएटली रिकवर किया जा सकता है एक इंसान को, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ हार्ट अटैक और एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट यू नीड टू गो एंड टेक केयर ऑफ इट बाय अ प्रोफेशनल और अ डॉक्टर। सो लाइक जितनी जल्दी हो सके ये करो, एंड ये सब है आपने जो बोला स्ट्रैटेजीज फॉर इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशंस के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं। पहला चीज़ तो मैंने आपको बोला कि स्ट्रेस को आप जितना नेगेटिवली ही सोचोगे आपके अंदर उतना ही नेगेटिव थॉट पैटर्न ही डेवलप होगा। आप जितना उस चीज़ को पॉजिटिवली या फिर सोच लोगे कि ये सिचुएशनल है, दिस विल इवेंचुअली पास। हम लोग जैसे बोलते हैं दिस शैल टू पास, ये लाइन तो सुना ही होगा आपने, राइट। सो सिमिलरली कोई भी सिचुएशन लाइफ में हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, it will pass and we have to have a firm belief in that sentence, तभी हम कोप अप कर पाएंगे, राइट। तो लोग अक्सर अपने आप में दबा कर रख लेते हैं कुछ इमोशंस, वो बाहर नहीं आना चाहते। अगर वो किसी को अप्रोच करते तो लोग बोलते अरे यार क्यों चिंता करता है, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा हर चीज़। लेकिन कोई जैसे कि कोई एग्जिट डोर भी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैनेज कर लेना पड़ता है खुद में। एक टाइम के बाद जब वो किसी को पूछने भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं स्ट्रांग बनो, इतना दिखावा भी मत करो, अपने खुद में ही रहो, मस्त रहो। लेकिन इतना ज़्यादा वो अपने आप में सिकुड़ जाता है कि वो सोच नहीं पाता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर कोई ऐसे एक्सट्रीम स्टेप में, उसको पता नहीं है शायद, लेकिन एक्सट्रीम स्टेप में जा चुका है, तो तब कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो वो कर सकता है, सॉल्यूशंस। ऐसे नुस्खे तो ऐसा नुस्खे जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में गलत जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि कोई अगर अपना खुद का इमोशन शेयर कर रहा है या फिर बात करके कोशिश कर रहा है कि अपना जो भी अंदर है वो शेयर करके बाहर निकाले, तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। या फिर वो एम्पैथाइज, हम सोचते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग बहुत एम्पैथेटिक हैं, लेकिन क्या हम जेन्युइनली है, दैट इज़ द क्वेश्चन। वी हैव टू नो कि एम्पैथी दिखाने में और जेन्युइनली किसी के साथ एम्पैथाइज करने में बहुत फ़र्क होता है, राइट। तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन कोई भी अगर आपके पास, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई अननोन पर्सन हो, कोई भी हो, कोई आपके पास आ रहा है एक प्रॉब्लम लेके, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर कुछ उस इंसान ने देखा है जिसके वजह से वो आया है बात करने के लिए। अगर नहीं देखता, नहीं कंफर्टेबल होता तो कभी नहीं आता। अगर वो चीज़ इंसान फील करने लगे ना अपने आप में कि हाँ शायद मेरे अंदर कुछ है जो उस इंसान को कंफर्ट दे रहा है,
तो डेफिनेटली आधा प्रॉब्लम या आधा बैटल तो उधर ही इट्स वन, राइट? हाँ, क्योंकि आपको फिर ऑटोमेटिक अंदर से वो लेट्स से एम्पैथी फीलिंग या दैट फीलिंग ऑफ दैट यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है आपके अंदर, राइट? तो आई थिंक नुस्खे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई फील नो मैटर जितना भी आपको लोग बोले कि आपको नहीं इमोशनली लोगों के सामने वल्नरेबल होना चाहिए, आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि आपको लोगों के सामने हमेशा अपना बेस्ट सेल्फ भी दिखाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी खुद को वल्नरेबल दिखाना इतनी ख़राब चीज़ नहीं होती है। ओके क्योंकि हम इंसान सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों से नहीं बने हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड अस एज वेल, राइट? नेगेटिविटी इन द सेंस कि हम लोग वल्नरेबल भी है, इमोशनल भी है। तो वो इमोशनल साइड कहाँ जाएगा अगर हम लोग हमेशा हंसते ही रहे? तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एज अ ह्यूमन हम लोग को हंसना भी है, रोना भी है, गुस्सा भी करना है, इरिटेट भी होना है, राइट? और दो तीन खराब बातें बोलने भी है। तो फिर एज अ ह्यूमन यू हैव टू फंक्शन एज हाउ यू आर एज अ ह्यूमन, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कल को जाके वो एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि ये वाला साइड जो मेरा है, मैं दिखाने का कोशिश भी करता हूँ तो कोई समझता नहीं है, तो क्या ये साइड गलत है? शायद ये मैं ही कर रहा हूँ और कोई वाकई नहीं कर रहा, तो एक्सेप्टेंस भी नहीं मिल रहा। एक्सेप्टेंस नहीं है, कुछ चीज़ों में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। यस ऑफ कोर्स, राइट। तो ये सब बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है, शायद बहुत छोटी सी चीज़ है, क्यों इतना फिक्र करता है, फेसबुक देख ले, घूमने चला जा दोस्तों के साथ। लेकिन कोई अगर एक्सेप्ट ही ना करे आपको थोड़े टाइम के लिए भी, थोड़े टाइम के लिए आपको समझे ना, फिर आप ऐसे, इसलिए आई थिंक सुसाइड केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस मामले में भी, कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं किसको बताऊँ। आई थिंक सुसाइड इज़ अ वेरी सेंसिबल टॉपिक, और सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि लोगों को हमेशा, हम लोगों को बोला जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग तभी हो जब आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड करते हो लोगों के सामने, राइट? ऐसा नेसेसरी नहीं है। हमारे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव सब कुछ होता है, तो वो सारा कोप अप करने के लिए भी हमारे अंदर हर तरीके का इमोशन होना ज़रूरी है। अब सुसाइड का केस इतना ज़्यादा राइज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शायद वो बच्चे ने पहले किसी को जाके बोला कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, तब कोई सामने वाले इंसान ने बोला होगा कि कोई बात नहीं बच्चा, इट विल बी ओके आफ्टर सम टाइम, जस्ट गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। बट उस दौरान अगर कोई इमीडिएटली एक राइट हेल्प उस बच्चे को दे देता या फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प दे देता, तो शायद वो बच्चा उस स्टेज तक पहुंचता ही नहीं, राइट? एंड प्रोफेशनली डील करना और पर्सनली डील करने में बहुत फ़र्क होता है, कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, राइट? कोई भी चीज़, वो बीमारी हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो। तो आई बिलीव दैट अगर कोई इंसान आपके पास आता है, वो मैं जनरली बोल रही हूँ ये चीज़, तो आपको हमेशा थोड़े टाइम आपको देना है, 5 मिनट ही देना है आपके दिन से या फिर आपके लाइफ से। तो वो 5 मिनट देने से क्या पता किसी का लाइफ ही सेव हो जाए, वी नेवर नो। क्योंकि आजकल लोग इतने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज दे आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस। सो आई थिंक to give that 5 minutes of listening ear to somebody is kindness. And it's something that has to be there in everybody, no matter I'm a professional, I'm not a professional in this, it doesn't matter. It's just a gesture of kindness that makes a human a human. Yeah, something has to make a human, right? Yes, that's true. FOMO, fear of missing out. लोग सोचते हैं कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड इंस्टाग्राम चलाना फिर एक इमोशनल रिस्क भी बन जाता है, सोच के कि फन हो रहा है दूसरे लोग के लाइफ में, मेरा क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, दूसरे लाइफ घूमने जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत लग्जरियस लाइफ देख लेते हैं, विच एट सम टाइम इज ए सो कॉल्ड हैप्पीनेस ऑल्सो, मतलब देखते हैं घूमने जा रहे हैं। और शो ऑफ भी शो ऑफ कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ट्रेंड तो चल ही रहा है। कुछ जेन्युइनली ये नहीं करते हैं, पोस्ट करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हेलो चलो पोस्ट करते हैं विदाउट एनी शो ऑफ। तो इसको कैसे हैंडल करें, फ्रस्ट्रेट फोमो से थोड़ा बच के निकले? फोमो तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ इट, राइट? आई हैव इट, यू हैव इट, सबको ही फोमो तो महसूस होता ही है, कभी ना कभी एक पॉइंट पे तो हुआ ही होगा। फोमो जब आप अपने आप को लेके सिक्योर हो ना, कोई भी चीज़ में, काम में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में, तो आपको फोमो वाला फीलिंग बहुत कम होता है अगर आप सिक्योर हो। अब सिक्योर का भी एक मीनिंग होता है, सिक्योर मीनिंग दैट you know that you have a set of friends you can hang out with, you have a set of people in your life जिसके साथ आप हमेशा अपना
खुशी दुख सब कुछ बांट सकते हो। तो आप अपने एनवायरनमेंट में अपने काम को लेके आप जिस पोजीशन में भी हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप सिक्योर हो उस जोन को लेके, तो तब ये एक्सपीरियंसिंग फोमो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो जाता है लोगों में। लेकिन हाँ, अगर आपको लाइफ देखिए, एम्बिशन एंड कोई चीज़ का वांट, उसमें डिफरेंस होता है। एम्बिशन, आपको बहुत सारे एम्बिशंस है, आपको ये खरीदना है, वो करना है, यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, ये खाना है। लेकिन एम्बिशंस ये भी होता है कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। कोई कोई लोगों का कॉन्सेप्ट उस एम्बिशन को लेके इतना क्लियर होता है कि उनका वन डायरेक्शन में लोग जाते हैं कि मुझे ये मुकाम तक पहुंचना है, तो मुझे यही वाला लाइन चूज करके अपने लाइफ को इस तरीके से चलाना है। और एक होता है डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपका हो गया, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये वो जो भी, तो ये सारे होते हैं डिस्ट्रैक्शंस। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तब आपको फोमो फील होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो फोमो होने का भी चांसेस थोड़ा बहुत कम है। जबकि फोमो सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बच के इवन नहीं सबसे सिक्योर इंसान को भी कहीं ना कहीं तो फोमो हुआ होगा ही कभी ना कभी, कोई राइट। अगर बोल रहा है हाँ, कि तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इंसान को फोमो हो ही नहीं सकता या फिर बहुत ज़्यादा फोमो होता है ना। आई थिंक fear of missing out is somewhere or the other there inside of us. It just comes out at a point where we feel, and it's also a great medium for us to understand कि हम लोग कौन से अपने लाइफ के किस जोन में इनसिक्योर हैं। आप अगर किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हैं, तभी आपको हमेशा उस चीज़ को लेके फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फीलिंग आएगा, राइट। कॉम्पीट करते रहोगे। हाँ, compete कर रहे हो, या फिर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरी ही लाइफ क्यों ऐसी है, उनकी लाइफ में सब कुछ सही है। बट हम लोग बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम लोग अपने लाइफ के जो भी खुशियाँ हैं, जो भी ग्रैटिट्यूड, वो सारा कुछ भूल के दूसरों के लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है उसको लेके ही ज़्यादा बिजी या फिर व्यस्त रहते हैं, राइट। जो चीज़ बिल्कुल इट्स नॉट अ गुड मीडियम ऑफ कीपिंग योर सेल्फ इमोशनली सिक्योर। सो मैम, ये जो नार्सिसिज्म है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है, तो इनको आप कैसे ट्रीट करते हो, किस तरह? क्योंकि कुछ लोग ना, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ये चीज़ कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, तुम सही नहीं हो। मैं ही चीज़ों में, क्योंकि वो लोग दूसरी चीज़ों को समझ भी नहीं पाते। एंड आई थिंक दो साइड पीपल लैक एम्पैथी एज वेल। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो गुड पॉइंट्स उसमें होते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए मैम, आपने देखा? नार्सिसिज्म, और लेट्स से पीपल हु हैव नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, these are the people who are सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो फिर जो लोग अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने आप को लेके या फिर अपने आप के प्रेजेस या एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस करने में ज़्यादा बिजी होते हैं, डेफिनेटली लैक्स एम्पैथी, राइट। दूसरों, लाइक एम्पैथी इज बेसिकली पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, राइट। अगर वो चीज़ किसी के अंदर नहीं है तो फिर वो इंसान भी मे बी कैन बी और हैविंग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, राइट। बट इस जो सिचुएशन ये नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ डील करने का बेस्ट वे पॉसिबल इज टू मे बी सेट योर ओन बाउंड्रीज। आप अपना खुद का एक बाउंड्री सेट कर लीजिए, आपको पता है इससे आगे जाके प्रॉब्लम ही होना है, राइट। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट पीपल माइट नॉट बी एबल टू एम्पैथाइज विथ योर सिचुएशन, तो आपको इसलिए बाउंड्री सेट करना है उनके साथ। ओके, सो देखिए, अपने आप को सिक्योर करके रखने का भी बहुत तरीका होता है। ओके, समटाइम्स यू डोंट हैव टू गो टू डीप इनटू थिंकिंग अबाउट कि इस इंसान को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आपको ऊपर ही ऊपर हमेशा प्रॉब्लम दिख जाता है एक इंसान का। आप जब किसी के साथ दोस्त होते हो, आप जब कोई कोलीग होता है, कोई फैमिली में होता है, तो हर किसी का एक पर्सनालिटी आपको दिख जाता है कि ये पर्सनालिटी ऐसा ही है, आपको कैसे डील करना है वो भी कहीं ना कहीं आपको खुद से समझ में आ जाता है। इतना कैपेसिटी तो ह्यूमन बींग्स में है, राइट। बट नार्सिसिज्म अगर बात किया जाए तो फिर उस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके व्यस्त रहना, अपने थॉट्स को लेके व्यस्त रहना, या ये सोचना कि मैंने जो बोला है या मैंने जो किया है वो हमेशा सही ही होगा, राइट। शायद वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ सोच रहे हैं क्योंकि उनका बहुत सारा फैक्टर्स होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। कोई अगर अपब्रिंगिंग बच्चे का ऐसा हुआ है, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, राइट, ये भी हो सकता है एक मेजर कारण कि शायद बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेज हुए हैं। कोई होता है ना कि देखा जाता है ना, कभी कभी पेरेंट्स बहुत बच्चों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कभी कभी वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, या फिर अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा प्रेज भी कर रहे हैं तो वो बच्चा अपने अंदर वो एक फीलिंग डेवलप कर लेता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ,
आई एम गुड एट एवरीथिंग, यू नो. सो दैट अगेन, सो ये बहुत, इसके बहुत फैक्टर्स है कि क्यों एक इंसान के अंदर ये ट्रेट पैदा होता है या फिर ये ट्रेट आता है या दिखाई देता है. बट हमेशा तो जनरली एज अ जनरल पर्सन हम लोग तो एनालाइज करने में नहीं जा सकते हैं, राइट? तो आप अगर ऐसे कोई इंसान के यू नो सामने आते हैं या फिर डील कर रहे हैं, तो बेस्ट वे पॉसिबल इज टू रिस्पेक्ट योर स्पेस एज वेल एज रिस्पेक्ट देयर स्पेस टू. क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है कि वो इंसान भी कहीं से आ ही रहा है. वो ऐसे, हाँ, सबका बैकग्राउंड अलग है, अपब्रिंगिंग, सबका यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, मेंटालिटी, बहुत वास्ट डिफरेंस होता है पर्सनालिटी में हर किसी के, राइट? तो हम लोग को ये सोचना है कि उतना रिस्पेक्ट रखो कि उस इंसान को आप समझ रहे हो, लेकिन अपने लिए भी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी हाई रखो टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इतना मेरा बाउंड्री है, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं आगे. ओके. तो दैट्स द बेस्ट वे पॉसिबल टू यू नो डील विथ मे बी सच पीपल. मैं क्या करता हूँ, मेरा एक हैबिट है कि मैं अभी आई डोंट नो सम और अदर वे इट गॉट इवॉल्व आउट ऑफ मी कि मैं अपने दोस्त अलग अलग सेट करता हूँ. जैसे कि घूमने के लिए दोस्त अलग है, काम करने के टाइम काम करने के दोस्त अलग है. क्योंकि मैं घूमने वाले को काम करने की बात करूँगा तो वो चिढ़ जाएगा क्योंकि उसको घूमना ही पसंद है, राइट? एंड उसको वो कुछ अलग ही काम पे है, लेट्स से. एंड अगर काम करने वाले को सिर्फ घूमने की बात करूँगा तो शायद वो सिर्फ काम पे वर्कaholic है, आई थिंक. एंड जो मजाक करता है उसको अगर मैं ट्रैवलिंग की बातें करूँगा तो वो बोलेगा कि टाइम वेस्ट है. तो इफ आई फील वेरी मच सैड और आई एम वेरी मच लो, आई विल गो टू दैट मजाकिया फ्रेंड जो मजाक करता रहता है. क्योंकि उसको अगर काम की बात करूँगा जो मजाक करता रहता है उसको ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है. तो मैं अपना शेल पे वो ढूंढता हूँ कौन कैसे है, एंड देन आई फिगर आउट मायसेल्फ. हम सब लोग ही ढूंढते हैं ना कहीं. वी हैव, I think every relationship in your life, whether it's friendship, your personal relationship, or let's say your family, सबके साथ एक खुद का एक खूबसूरत रिलेशनशिप होता है, राइट? एंड ऐसा होना ज़रूरी भी है. सबके साथ आप हर चीज़ तो शेयर नहीं कर पाते हो. तो अगर मैं तो मानती हूँ कि हाँ, अगर ऐसा डेफिनेशन नहीं, लेकिन हर किसी एक फ्रेंड का आपकी लाइफ में एक रोल है, और वो रोल होना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, तभी वो चीज़ें ना ऊपर ऊपर नहीं होता है, राइट? तो हर चीज़ आपके लाइफ में बैलेंस्ड है, हाँ, बैलेंस्ड आउट है, तो वो अच्छा है. इट्स अ गुड यू नो थिंग. I'm glad you do that. So, ma'am, we have talked about the mental health as well. Yeah. And are there any specific benchmark to call it a good mental health? And क्या AI भी बहुत हद तक आइडेंटिफाई कर लेगा आगे चलकर कि मेंटल इलनेस इनको हुआ है करके? अभी when we say about having a good balanced mental health, बैलेंस मेंटल हेल्थ होने का फर्स्ट पैरामीटर ही है इमोशनल स्टेबिलिटी. अगर आपका इमोशन ऑल ओवर द प्लेस नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे से समेट के उसको अच्छे से चैनलाइज करके अपना खुद का माइंड स्टेबल रख पा रहे हो हर सिचुएशन में, दैट इज़ हैविंग गुड मेंटल हेल्थ पैरामीटर है ये. ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ कभी कभी ख़राब भी हो सकता है, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है. हमेशा मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता है. आप जितना भी कोशिश कर लो, माइंडफुलनेस जितना भी कोशिश कर लो, एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ, आप उस चीज़ को, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस शेड्यूल रख सकते हो, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा, ये सोचना कि ये ख़राब नहीं होगा या फिर ये हमेशा अच्छा ही रहेगा, वो भी रियलिस्टिक नहीं है. रियलिस्टिक ये भी है कि मेंटल हेल्थ आपका कभी कभी गिर सकता है, कभी कभी ऊपर जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. लाइफ में आज बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप यू विल ऑलवेज फील हैप्पी, मोटिवेटेड, पुश रहेगा, राइट? स्ट्रेस फ्री रहेगा, तो गुड स्ट्रेस रहेगा, तो एवरीथिंग इज गोइंग टुगेदर, सो यू हैव अ गुड बैलेंस मेंटल हेल्थ. लाइफ में जब चीज़ें ख़राब होती हैं, सैडनेस होता है या फिर कोई चीज़ डाउनहिल जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हमेशा टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ यू नीड टू रेगुलेट योर इमोशंस वेल. मतलब आपको समझना है हर एक इमोशन. उसका सबसे बेस्ट वे पॉसिबल इज एक्सेप्टेंस, कि आज अगर मुझे सैड फीलिंग हो रहा है तो मुझे सैड फीलिंग हो रहा है, हाँ, यस, सेल्फ एक्सेप्टेंस दैट यू आर फीलिंग द इमोशन. आप अगर सैड हो, आप कैसे हंसोगे? या फिर आपको अगर यू नो आपको हंसना है तो फिर आपको हंसना ही है. इट्स लाइक दैट. इट कैन नॉट बी लाइक यू नो यू आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस लाइक दैट. तब फिर वो मेंटल हेल्थ जो है हम लोग का पूरा कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाता है. Got it, understood. Do you think bullying has increased over the past few years? जो ग्रुप में भी बुली कर देते किसी एक को, एंड कभी कभी ऐसा हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है जब मैं बचपन में था,
एंड मुझे तब एक ट्यूशन ही छोड़ना पड़ा क्योंकि बुली होता था. एंड बहुत बच्चों को होता है ये. दिस इज़ अ टाइप ऑफ थिंग. आई डोंट नो व्हाट टू पुट इट अक्रॉस, बट व्हाट इन योर व्यू कि बुलिज्म हो रहा है इंडिया में या फिर? बुली तो हाँ, डेफिनेटली बुलिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ डेज. स्कूल एरिया में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे कोई भी जोन कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो बुलिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट इज़ हैपनिंग नोइंगली अननोइंगली. वो चीज़ तो हो ही रहा है, राइट? कभी कभी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो बुलिंग का शिकार है या फिर किसी के साथ बुलिंग कर रहे हैं. सो यू आइदर बी द प्रेडिटर और यू आइदर बी द वन हु इज़ द विक्टिम, राइट? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, कैन बी अ पार्ट ऑफ बुलिंग. तो ये भी एक जैसे सुइसाइड भी हम लोग का बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक हो गया. बुलिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक. हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि बुलिंग है, लेकिन इट माइट हैव अ वेरी लास्टिंग इम्प्रेशन एंड अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन अ पर्सन's लाइफ, ओके. राइट? एंड इट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर सुइसाइड. ओके. तो बुलिंग हम लोगों को सबसे बेस्ट वे पॉसिबल है कि अवेयरनेस सेशंस जो होता है, चाहे वो कोई भी वर्क प्लेस में है, कोई भी स्कूल्स में हो, कोई भी बच्चों के साथ हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके बुलिंग टॉपिक के ऊपर करो, ताकि बच्चों को समझ में आए कि बुलिंग है क्या एग्जैक्टली और अगर उनके साथ हो भी रहा है तो उसके लिए प्रॉपर हेल्प के लिए कहाँ किसके पास जाए, राइट? तो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुलिंग आप कर्ब नहीं कर सकते हो या इस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते इसका. अगर राइट टाइम पे चीज़ें रिपोर्ट होती हैं तो डेफिनेटली अगेन बुलिंग कैन बी और बुलिंग का सोल्यूशन फाइंडेबल है, आप कर सकते हो उस पर काम. बट व्हेन इट कम्स टू इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग, it has severe and very bad effects on a child, on a person. क्योंकि कोई बच्चा अगर बचपन में बुली हुआ है, सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल लेट्स से बॉडी शेमिंग, राइट? तो कोई बच्चा अगर हेल्दी है, उसको कॉन्स्टेंटली बोला गया है कि आप तो मोटे हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, उसको एक सेल्फ इमेज उसका फॉर्म हो जाता है कि मैं ऐसा ही दिखता हूँ. तो चाहे वो लाइफ में कैसा भी दिखे या कितनी भी कोशिश करे अपने आप के ऊपर मेहनत करने का, हमेशा बैक ऑफ द माइंड उसके अंदर वही फीलिंग रहेगा, आई एम नॉट इनफ, तो वो उसके वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया, सेल्फ एस्टीम लो हो गया, राइट? उसके चक्कर में आपका एंजाइटी डेवलप हो गया. तो इतने सारे प्रॉब्लम से आपको जूझना ही पड़ा, है ना? तो डेफिनेटली बुलिंग बहुत ही सेंसिबल बट अ वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन सीन इन टुडेज टाइम अमंग्स किड्स, अमंग्स एडल्ट्स एज वेल. लाइक ये कहा जाता है कि आपका जो आपने ट्रॉमा इज़ नॉट व्हाट हैपेंड टू मी बट व्हाट हैपेंड, लाइक वी कैन फ्रेज इट लाइक ट्रॉमा इज़ नॉट व्हाट हैपेंड टू यू बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इवेंट टू यू. Yeah, trauma, yes, exactly. So trauma could be of different types depending upon कि आप कौन सा इंसिडेंट आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. किसी के लिए शायद से ये बुलिंग का जो चीज़ है, ये बुली जब हो रहे थे वो भी एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उनके लाइफ में रह गया है. तो मे बी उस ड्यूरेशन में उनको वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है. जब मैंने आपको बोला कि लेटर ऑन आपके लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आएंगे, राइट? एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस इशूज. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये रेपरकशंस है. दैट्स योर प्रॉब्लम्स दैट हैज कम आउट ऑफ द ट्रॉमा दैट यू गॉट इन योर चाइल्डहुड फॉर बुलिंग, राइट? तो हाँ, आपका ट्रॉमा इज यू माइट हैव हर्ड अबाउट PTSD, राइट? सो PTSD इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या? सो दैट कम्स आफ्टर व्हेन यू हैव गॉन थ्रू एन इंसिडेंट और अ ट्रॉमा, लाइक मे बी एक आपका एक्सीडेंट हुआ है इन द पास्ट, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी रोड क्रॉस कर रहे हो, जब भी रोड पे हो, जब भी गाड़ी चला रहे हो या फिर बैठे हुए हो, आपके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव सेट पैटर्न ही चल रहा है कि कुछ खराब होगा, कुछ खराब होगा, राइट? सो दैट्स योर ट्रॉमा रिस्पॉन्स. क्योंकि आपके साथ ये चीज़ हो चुका है तो आप हमेशा यही सोचते हो कि शायद फिर से होगा, राइट? तो PTSD होने के लिए एक इंसान को बहुत they have to go through a very very bad accident or very very bad incident that has happened in their life. Or sometimes it could be very minute or the smallest of the incidents that has happened with them. It could be as simple as किसी ने बहुत गंदे तरीके से किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, वो क्रिटिसिज्म वो इंसान ले नहीं पाया
और वो क्रिटिसिज्म ही बार बार उनके दिमाग में घूमता रहता है जब भी वो कहीं पे परफॉर्म करने जाते हैं, कोई एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं. सो ये सारे रिस्पॉन्सेज दिखते हैं, लोगों में दिखता है. हाँ. किसी से आप ऐसे मिले जिसने आपको फील करवाया कि आप बोझ बन चुके हो उनके लिए, किसी ने आपसे ऐसी बात करी कि आपने हंसना ही बंद कर दिया, एंड यू थिंक कि मेरे में क्या कमी थी, मैंने तो उससे सही तरीके से बात शायद किया था, वही मुझे नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं, एंड आपको थोड़ा साइड कर दिया, साइडलाइन कर दिया आपको. सो बेसिकली प्रॉब्लम दिखाया कि प्रॉब्लम मुझी में है, मुझी में है. एग्जैक्टली. ओके. हाँ, ऐसा भी सिचुएशंस हुआ है, या फिर देयर हैज़ बीन केसेस वेयर पीपल हैव कम टू मी सेइंग दैट प्रॉब्लम हमेशा मुझ में ही दिखाई देता है जबकि प्रॉब्लम कहीं और होता है. बट दैट इज़ सी टॉक्सिसिटी, द वर्ड टॉक्सिसिटी ऑल्सो हैज़ इट्स ओन मीनिंग. ओके, टॉक्सिक आपके लिए जो चीज़ टॉक्सिक है शायद दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है. ओके मैम, मैं एक चीज़ भी सिर्फ ये आप थोड़ा क्लियर कर देना कि टॉक्सिक शेम और हेल्दी शेम में क्या डिफरेंस है. आई थिंक वो रिलेट करेगा. हाँ, डेफिनेटली करेगा. टॉक्सिक शेम इज, हेल्दी शेम इज व्हेन प्रोबेबली यू हैव टोल्ड समवन समथिंग एंड आपको रियलाइज हुआ कि जो मैंने बोला वो चीज़ गलत है और शायद मुझे उस चीज़ के लिए अपोलोजेटिक होना चाहिए. तो आप गए, आपने अपोलोजाइज़ किया, वो आपका हो गया शायद हेल्दी शेम, या फिर आपको खुद का पैटर्न समझ में आ गया कि जो मैंने किया है वो ख़राब चीज़ है. राइट, इन अ वे वो हेल्दी भी है क्योंकि वो आपको सेल्फ रियलाइज करवा रहा है. राइट. टॉक्सिक शेम इज जब आपको लगता ही नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है. राइट, एंड दैट इज समथिंग दैट स्टेज विथ यू, क्योंकि आपको अगर आज लगा कि आपने गलत नहीं किया है तो कल को जाके सिमिलर सिचुएशन होगा, आपको तब भी लगेगा कि आपने गलत नहीं किया है. सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर टॉक्सिक शेम बिहेवियर. या ओके. तो मैम अक्सर लोग कहते हैं कि सब ब्रेकअप के बाद कि सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक लोग सोचने पर एक ही गाना याद आ जाता, अगर एक ही जगह एक ही इंसान याद आ जाता तो बिखर जाते फिर से. तो ब्रेकअप के बाद इजीली लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं? ब्रेकअप के बाद इजीली लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं? अब ये तो बहुत टफ क्वेश्चन. बहुत लोग फंसे हुए हैं अभी भी. सी ऐसा कोई रिकवरी तो नहीं होता है लोगों में. कोई भी ब्रेकअप हो, कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो फिर आप अगर ये सोचो कि आई विल completely recover from that, तो ये रियलिस्टिक नहीं है सोचना. राइट. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उस इंसान ने कोई एक रोल प्ले किया है जो कोई और कभी ना कर पाएगा, ना कभी किया है. तो हमेशा हम लोग को उस इंसान को, चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छे में ख़त्म हुआ या बुरे में ख़त्म हुआ, वी नीड टू गिव देम दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इन आवर लाइव्स. अगर आप हमेशा उस चीज़ को गलत वे में ही सोच के ख़त्म करोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि कोई हेट्रेड है, कोई हार्ड फीलिंग्स है अंदर. वो चीज़ आपको भी ढंग से नहीं जीने देगा और दूसरे इंसान को भी ढंग से नहीं जीने देगा. राइट. जब आप ये बिलीव करने लगोगे कि उस इंसान का मेरी लाइफ में इतना ही रोल था, या उस इंसान ने मुझे ये सिखाया, आई एम टेकिंग द गुड आउट ऑफ इट एंड लेटिंग द बैड गो, उस आपका 50% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है. राइट. एंड ब्रेकअप का आपका एक साइकिल होता है. राइट. वेदर इट्स रिलेशनशिप ब्रेकअप, फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, वो भी बहुत कॉमन है आजकल के दिन में. देयर इज अ टर्म कॉल्ड फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स नाउअडेज. सो there is a pattern that you can see in every human being. There are phases to it, maybe 5 phases which we call it. First is denial, that you do not at all accept कि हम लोग का breakup हुआ है या फिर हम दोनों के बीच में separation हुआ है. Next comes your anger. You are not being able to deal with that emotion कि कैसे हो सकता है. एक बार जब आपका denial ख़त्म हो जाता है या आपने खुद से समझ लिया है कि हाँ वो चीज़ ख़त्म हो रहा है या फिर होने जा रहा है, तो आपका गुस्सा आता है कि यू गेट वेरी एंग्री, कि आपको हर चीज़ ख़त्म करने देने का मन करता है या फिर आपको हर चीज़ उस इंसान के बारे में गलत लगने लगता है. यू डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन एनी मोर या ऑल दैट. नेक्स्ट कम्स बार्गेनिंग, कि आप यू ट्राई टू गो बैक टू द पर्सन, आस्क फॉर वन लास्ट टाइम एंड ट्राई टू स्पीक टू दैट पर्सन वंस कि कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है क्या, हाँ पैचअप हो सकता है क्या. आफ्टर योर एंगर देन कम्स योर बार्गेनिंग. राइट. बार्गेनिंग के बाद आपका आता है डिप्रेशन, which we call it depression in the sense के sadness, कि आपको बहुत बुरा लग रहा है कि वो relationship क्यों ख़त्म हुआ आपका. राइट. वो नहीं होना चाहिए था. and the feeling that I have lost this person entirely and what will happen to me next. इससे आगे क्या, इससे आगे का रास्ता क्या होगा,
कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि वो इंसान अभी है नहीं, तो वो वाला फेज जब सैडनेस आपके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाता है। एंड लास्ट इज एक्सेप्टेंस, दैट यू हैव एक्सेप्टेड, हाँ, कि ये इंसान मेरी लाइफ में अब नहीं है। आई हैव एक्सेप्टेड, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी जो मैं कर सकता था अपनी तरफ से, बट वो चीज़ काम नहीं किया, तो आई हैव फाइनली एक्सेप्टेड कि हाँ, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, इसके बाद मुझे मूव ऑन करना है, राइट? तो अब एक्सेप्टेंस का जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। पॉजिटिव इज के ठीक है, जो था अच्छे से था, जो भी है अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस। और एक चीज़ है, क्यों ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, अब तो ख़त्म हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में, दैट इज़ योर नेगेटिव। वो आपको हमेशा हार्म ही करेगा, पॉजिटिव हमेशा आपको लाइफ में मूव ऑन करने में ही हेल्प करेगा, right? So I can only say to everybody who has gone through a breakup or everybody who is going through that cycle to have patience. There is always a silver lining at the end of the tunnel. So you have to look into what positive is going to come to your life after this, and I think also respecting the relationship that you have had with that person, जिसके साथ आपका शायद से separation हो रहा है. Yeah, that is also very important. Yes. Something that takes you to take the best foot forward is the only approach that you can take at some point of life. Because वही एक चीज़ सिखा के जाता है आपको, एंड उसी से बहुत कुछ सीखने पर आप आगे बढ़ोगे, राइट? बाकी गलती नहीं करोगे। आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी उसी के बेसिस पे होता है। तो मैम ज़्यादा उसका एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि लड़के ज़्यादा आते हैं कि लड़के आपके पास ज़्यादा आते हैं, फीमेल या मेल? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, यू कांट रियली से दैट फीमेल ज़्यादा, हाँ, बट when it comes to accepting emotions, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि लड़कियाँ अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन लड़के कंडीशन इस तरीके से होते हैं कि you have to be strong, you cannot cry, and you are not supposed to be vulnerable. आप अगर अपना vulnerability दुनिया के सामने दिखाओगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपका एडवांटेज ले ले, तो आपको हमेशा अपने उस कोकून में ही जीना चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेल जो है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिसओरिएंटेड है हमारे सोसाइटी में, राइट? तो वो सेट पैटर्न ब्रेक करके जब कोई लड़का या फिर कोई मेल मेरे पास आता भी है तो उनका भी आधा जो फाइट है उधर ही दे हैव वॉन इट, क्योंकि दे हैव कम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ थिंकिंग या फिर कंडीशनिंग कि जहाँ पे उनको किसी और के सामने वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। जब वो मेरे पास आते हैं तो डेफिनेटली दे हैव ब्रोकन दैट स्टीरियोटाइप इन देयर माइंड, राइट? सो उनका तो आधा प्रॉब्लम तो उधर ही खत्म, दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ, नाउ इट्स अ प्रॉब्लम, आई नीड हेल्प, तो वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैम ये ज़्यादा तो मैंने पूछ लिया कि आपको ज़्यादा लड़के आते हैं कि मेल टू फीमेल रेशियो कितना होता है, हाँ. तो हर कोई इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ एक्चुअली। yeah. तो कुछ लोग ऐसे भी है कि रिलेशन निभा जाते हैं, एंड लोग कुछ है जो टॉक्सिक रिलेशन में पढ़ते हैं, फंसते हैं, एंड दे गेट इनटू इट एंड दे गो सो डीप, उसके बाद वो ब्रेकअप का सीन होने के बाद ये हो जाता है। लेकिन कुछ रिलेशन तो ऐसे भी होते हैं ना मैम जो टिका लेते हैं, जो चले जाते हैं, तो वो कॉमन क्या चीज़ है जो एग्जिस्ट करते हैं और लोगों को सीख लेना चाहिए, एंड फिर that can be a healthy relation and long lasting relation? I think see, problems are in everybody, yeah. अगर मैंने जैसे पहले भी बोला है दैट हमारे अंदर अगर पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, हमारे अंदर नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं, हम लोग ह्यूमन हैं आफ्टर ऑल। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको कोई चीज़ अच्छा ही मिलेगा या कोई चीज़ ख़राब ही मिलेगा। वो आप देखिए, हमेशा लाइफ में आप ट्रायल एरर बेसिस पे भी काम नहीं कर सकते हैं, राइट? कभी कभी आपको एक इंसान में अच्छाई भी मिलेगी, खराबी भी होगा, सब कुछ होगा। दैट्स व्हाई वी आर अ पैकेज ऑफ इमोशंस, राइट? तो हमेशा अगर हम नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करके अगर मूव ऑन ही करते रहे लाइफ में, तो ऐसे तो इट विल बिकम मोर लाइक कि हम लोगों का वो जो रेजिलियंस है एक रिलेशनशिप को लेके, कि क्यों हम लोग को एक रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहिए, लोगों के साथ सॉर्ट आउट करना चाहिए चीज़ें, तो वो भी ख़त्म होते जाएगा। बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर कि हमारे अंदर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है। ये तो जॉब नहीं है ना, राइट? दिस इज नॉट लाइक, या, बट also with this I would like to mention that any relationship which goes a little too far and little too toxic also must not be taken lightly. अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत बिल्कुल हैंडल नहीं होता है, तो फिर वो अलग चीज़ है। लेकिन आई फील दैट हर एक इंसान को एक चांस देना चाहिए टू बिकम बेटर,
एंड कोई अगर आपसे जेन्युइनली अटैच्ड है, कोई अगर जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है आपकी रिलेशनशिप में, दे एडजस्ट एंड दे डेफिनेटली डू ऑल वट एवर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट in that relationship or in those two people. ऐसा भी मेरे साथ हुआ है in the past. There are so many cases where people have come with problems, but eventually they have respected each other and worked upon each other's strength and weakness areas, and they have come out very strong enough. They have after embraced that. those Yes, they have weaknesses. embraced कि हाँ, लोगों में हर टाइप का possible emotion होता है. It could be good, it could be bad sometimes, but that's life. That's how you carry on. Yeah. कुछ चीज़ों में तो कंप्लीट पैकेज नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें हैं जो माइनस में होंगे, उसको एक्सेप्ट कर लो। 2-3 चीज़ों पे आपको बगावत करना पड़ता है कभी कभी। हाँ, 7-8 चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में चुप्पी ही है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो वो रिलेशनशिप नहीं है, राइट? तो आपके रिलेशनशिप में अच्छे टाइम्स भी होंगे, खराब टाइम्स भी होंगे, शायद कभी कभी खराब टाइम ज़्यादा होंगे, लेकिन दैट डज नॉट डिफाइन योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़े, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हैं, तो ये तो अच्छी बात है, आपको एक दूसरे से सीखने को ज़्यादा मिल रहा है, राइट? If every fight teaches you something, and every fight also helps you to understand how long this will sustain, and yeah, that is yeah. होना होता तो तभी हो जाता। Right. Longevity also, yeah, you can figure it out. Exactly. Okay, आप सिंपल वर्ड्स में हमें बताइए कि सबसे पहले कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, एंड कब एक जन को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? So, a psychiatrist is a doctor, right? And psychologist, we are not doctors, but we are psychotherapists. इसलिए हम लोग को psychotherapist बोला जाता है, right? Basic difference ये भी होता है कि we are not allowed to prescribe medications to people, which only a psychiatrist can do. हम लोग का एक referral system है. We have a very close bond between psychiatrist and psychologist. Okay? Why? Because अगर हम लोग अपने referral service में ना चले तो हम लोग नहीं चल पाएंगे अपने field में, right? अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा problem है, such as severity of the disease is too much. For example, if a person has started experiencing hallucination, उसको चीज़ें सुनने को, दिखने को मिल रहा है, which is not actually there. तो वो सीवियरिटी लेवल आप समझ रहे हो ना, कितना प्रॉब्लम हो चुका होगा। तो उस चीज़ में हम लोग एक डॉक्टर को ही रेफर करते हैं, एंड दैट डॉक्टर इज अ साइकेट्रिस्ट हु विल डू द असेसमेंट, रिक्वायर्ड असेसमेंट्स, हु विल डू द रिक्वायर्ड डायग्नोसिस, एंड आफ्टर दैट विल गिव यू मेडिकेशंस if required be, and then after that they will put you on counseling, or they will put you on psychotherapy, where the patient comes to us. So it's a channel how we work. हम लोग एक साथ एज अ टीम काम करते हैं, राइट? एंड दोनों का ही एक दूसरे के सर्वाइवल में बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है. So when people come to us for counseling or for psychotherapy, then we deal with the person and how that person can deal with their emotional stability, with their behavior, and how to sustain relationships in their life, whether it's work, whether it's personal, whatever it is, to maintain a balance in their life. उस चीज़ में हम लोग उनकी मदद करते हैं. सो बेसिकली अगर एक पेशेंट आता है आपके पास तो उसको पहले क्या करते हो, सुनते हो? हाउ इज द जनरल प्रोसेस ऑफ थेरेपी वर्क्स लाइक? General process of therapy is always the first step. What you have to do with your patient or your client is that you have to build a very good rapport. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी इंसान आपके पास अगर जनरली भी आता है तो आप क्या देखोगे कि वो इंसान अप्रोचेबल है, वो इंसान काइंड इनफ है कि आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है, आपसे ढंग से बात कर रहा है. तो ऑल दीज काइंड ऑफ मेजर्स, राइट? सो साइकोथेरेपी इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेशन में लोग आए, सेकेंड सेशन में ठीक हो गए, ऐसा कुछ. नो, इट्स अ बिग प्रोसेस. जैसे विथ मेडिकेशंस क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लिया, 2 हफ्ते बाद आपको एक फॉलोअप के लिए आना पड़ता है. हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, आप जब पहली बार आए, आपने अपना प्रॉब्लम स्टेट किया, राइट? आपका प्रॉब्लम हम लोगों ने समझा कि क्या एग्जैक्टली इशू है, क्या नहीं है. एक्सपेक्टेशन पूछना कि आपका मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप जो मेरे पास आज आए हो, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड यू वांट, और व्हाट इज इट दैट कि आप आज मेरे पास किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए आए हो, राइट? इफ आई कैन सिंपली पुट इट. तो ये एक चीज़ है. देन सेकेंड, आपका फिर हम लोग गोल सेट करते हैं, राइट? वी देन टेंड टू फॉलो अप ऑन वेदर दोज गोल्स हैव बीन मेट और नॉट. और वो जो भी गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं जो एक इंसान कर सकता है. हम लोग, एंड इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. जिसको जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे ही हम लोग गोल सेट करेंगे, एंड वो गोल उनके अकॉर्डिंग सेट होना पड़ेगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका कोपिंग स्किल्स क्या है, उनका लेवल ऑफ मैच्योरिटी कितना है, टू
अंडरस्टैंड एंड हैंडल सिचुएशन, तो वो सब के ऊपर डिपेंड करके होता है. समटाइम्स इट माइट रिक्वायर टॉकिंग टू द फैमिली, समटाइम्स इट माइट रिक्वायर टॉकिंग टू द स्पाउस, राइट, और या फिर चिल्ड्रन, अगर किसी का बच्चा है तो फिर उनसे भी बात करते हैं. एक पूरा जनरल समझ, मतलब केस को समझने का जो हम लोग का एक वे होता है, उस चीज़ को फिर देन इट गेट्स स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, राइट. डिपेंड्स ऑन सब, हर इंसान के लिए वो डिफरेंट होता है. कोई इंसान क्या होता है, उनको सिर्फ वेट आउट करना है अपना इमोशन, उनको कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, काम सही चल रहा है, फैमिली सही चल रहा है, फिर आपका शायद वो आपको आके बोलेंगे कि मेरे लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, बस कुछ तरीके का सैडनेस है, there's some sort of like emptiness or sadness in my life. So उस चीज़ को भी केटर करने के लिए हम लोग बैठ के उनकी बात सुनते हैं, तभी वो हमारे सामने आके खुल के बोल पाते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, राइट. एंड दैट्स हाउ वी फिगर आउट और आइडेंटिफाई कि ओ देयर इज एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम टू इट एज वेल. हाँ, सबके अलग होता है प्रोसीजर, लाइक प्रोसीजर तो सेम होता है, लेकिन बताने का चीज़ सब कुछ ढंग अलग होता है. We are trained as professionals as in how we talk or what are the sentences we are using. लोगों का जो एक समझ होता है, कैसे वो बात करते हैं, कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनका आई मूवमेंट्स है, उनका बॉडी पोस्चर कैसा है, हाथ कहाँ पे रख रहे हैं, तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसके लिए ही वी आर ट्रेन्ड टू काइंड ऑफ लुक इनटू द केस लाइक दैट. One size anyway doesn't fit all for the thing. Yeah. So as an industry, आप इतने साल से मैम काम कर रहे हो, 7 से 8 साल हो चुके हैं. You have a vast experience now. आपको क्या लगता है, लाइक लोगों को और भी आना चाहिए साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, एंड इसमें वेल्थ बनती है? अभी वेल्थ तो सी नाउ मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम अ वेरी क्रूशियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबली. अब ग्लोबली देखा जाए तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, राइट. अभी डेफिनेटली अब जब हम कोई भी फील्ड के बारे में इतना बात कर रहे हैं तो अभी टाइम टू टाइम स्कोप भी ज़्यादा होते जाएगा इस चीज़ में, राइट. अभी वी नीड, मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोग को और भी ज़्यादा ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल चाहिए इस फील्ड में, जो आके इस फील्ड में काम करना चाहेंगे एंड लोगों के साथ टू डील विथ पीपल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. Kudos to all the psychologists and all my colleagues who are working out there day and night dealing with so many problems or dealing with human beings altogether. It's a difficult profession but also a fulfilling one. ये सब लोग मुझसे अग्री भी करेंगे कि we have a very fulfilling profession because जब वो लास्ट में एक खुशी दिखता है ना लोगों में कि we were being able to help the people. Immediate result वहीं पे. Yes, immediate result और immediate fulfillment आपको तभी मिल जाता है. We are working for monetary benefit, we are working for human beings as well. Sometimes आपका monetary benefit भी इस field में पीछे छूट जाता है जब आपको वो एक बस immediate satisfaction and gratitude दिखता है towards your profession. So that also really works for us. That gives us a motivation and kick, so to say, that which drives us to work further. But if you talk about money in this profession, yes, you can earn good amount of money as well, depending upon कि आपका niche क्या है, आप कौन से segment में काम कर रहे हैं. Usually corporate sector, industrial sector, clinical setting में ज़्यादा होता है, but when it comes to let's say NGOs or schools or organizations, उसमें एक stable income होता है, which is also fair enough, which is good. तो इसलिए I don't say that हाँ हम लोग का प्रोफेशन थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, but with time if anybody wants to get into this profession, I must say this is going to be one of the most beneficial and satisfactory profession that you can get into. So हाँ स्कोप तो है, और eventually बोला जाए तो फिर हाँ monetary benefit is also going to be there in a huge number. Okay. So ma'am, the last and the final question. The best books on psychology that anyone who are watching on this video can definitely take it a look and they can give it a read. So the best books on psychology. See, one first and foremost, something which probably a lot of people have already read also, and I genuinely liked it, was Atomic Habits. You must have heard about it. Yes. By James Clear. I think that is one book which has significantly improved good habits in people, right? It's about making good habits, breaking the bad ones, right? The book itself says that. So I think it's about making small significant steps towards building a better, healthier life with creating good number of habits and incorporating that in your life. So that is one.
Second is Man's Search for Meaning. I think it was Franklin. Yes, Frankl, yeah. So that book was basically written by him, and it's about his own life only, right? How he spent the days in. Yeah. So how he went through all the suffering and still found a purpose and a meaning for his life. So I think that book is also very personal because it was about his own life. So I think people will really like reading about it. And there's one more book called Attached. Yes, Attached by Amir Levin. Okay. Right? So that book also talks about, जैसे आपने relationship के बारे में बोला, so that book revolves around talking about the attachment styles that we have with relationships, whether it's avoidant, whether it's anxious, whether it's secure attachment style, whatever the attachment style is. लोग क्यों ऐसे टाइप के अटैचमेंट स्टाइल्स के साथ रिलेशनशिप में जीते हैं, उसके बारे में ये बुक थोड़ा सा ज़्यादा बोलता है. सो आई कैन, इफ़ पीपल वांट टू रीड अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू बिल्ड अ गुड पैटर्न्स इन द रिलेशनशिप, दिस बुक इज़ अ गो टू. कैन रीड थ्रू इट. एंड there was one more book, The Body Keeps the Score. Okay. Yeah, it's by Bessel, right? So this book is about trauma, how you store trauma in your body and how it shows up eventually in your life in terms of your behavior, in terms of your thought patterns. So हमारा body, just the book how it goes, the body keeps the score, right? हमारे body में हमेशा accumulate होता जाता है stress, जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी दिखता है. तो जो ट्रॉमा होता है वो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा इनबिल्ड एंड इम्प्रिंट हो जाता है कि कल को जाके जब सिमिलर सिचुएशन आता है हमारे लाइफ में, हाउ टू डील विद दैट, राइट? ये दिस बुक टॉक्स अबाउट दैट. हाउ डू यू डील विद दोज ट्रॉमेटिक पैटर्न्स और चाइल्डहुड ट्रॉमा, और हाउ टू काइंड ऑफ ब्रेक दीज पैटर्न्स एंड मूव अहेड इन योर लाइफ. So it's a beautiful book. People can go and read this. So these are few of the options that I have given. Rest तो बहुत सारे हैं. Yeah. Okay. So इस पॉडकास्ट से ये मैसेज क्लियर था कि इमोशनल एक्सप्रेशन लोगों को दो वेंट आउट करने का. Let it vent out, and it was a nice talking to you, ma'am. It was a pleasure. Completely privileged to have you on this session, Thank ma'am. you so much. It was a very, it was a privileged moment for me as well. Thank you very much for having me. Thank you so much. Yeah, thank you.